जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस की क्लासेस इनिशिएट कर रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी एमपी पटवारी की। और इसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसमें मैथ और जीके और साइंस, इसके अलावा करंट अफेयर भी शामिल रहेगी। क्लियर है। देखिए, ये हमारी साइंस की पहली क्लास है, तो पहली क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स को। राइट। किसको डिस्कस करेंगे? फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स के जो भौतिक विज्ञान के जो इनिशियल टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो प्रमुख शब्दावलियां होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस को जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर। बात अगर हम साथियों पटवारी की करें, ठीक है, किसकी? पटवारी, एमपी पटवारी की। ठीक है। तो एमपी पटवारी के अंदर जो साइंस पूछी जाती है उसका लेवल उतना हाई नहीं होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी डेटा दिया जाएगा वो सफिशियंट डेटा होगा। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। और आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको हमारे सभी सेशंस की, सभी लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो मिलती रहेंगी। क्लियर। आइए देखिए, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेजरमेंट को लेकर, मापन को लेकर। ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए मापन। ठीक है। मेजरमेंट रहेगा इसको। क्लियर। देखिए, सबसे पहले भौतिक राशियों की अगर हम बात करें, तो अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें, ठीक है, कि भौतिक राशियां एक्चुअल में होती क्या हैं। ठीक है। तो भौतिक राशियां हम बोल सकते हैं एक ऐसा फिक्स नंबर है। क्या है? एक ऐसा फिक्स नंबर है या एक ऐसी नियत संख्या होगी जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। भौतिक राशियां एक क्या होगा, एक ऐसा फिक्स नंबर होगा, एक फिक्स ऐसी राशि होगी, नियत संख्या होगी, जिससे क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को। क्लियर है। इसके अलावा हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष वे में, ठीक है, प्रत्यक्ष वे में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्लियर। देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये रही कि भौतिक राशियां क्या होंगी, वे सभी राशियां होंगी जिन्हें एक फिक्स नंबर से, ये हमने बताया आपको, नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। ऐसी सभी राशियां जो हैं वो क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाएंगी। क्लियर है। अगेन रिपीट करिए, क्या बोला हमने कि भौतिक राशियां क्या होंगी? वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाएंगी। आइए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल रहे, जैसे कि आपका द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, बल हो गया, फोर्स जिसे बोलते हैं, चाल हो गई, दूरी हो गई, विद्युत धारा हो गई, घनत्व जिसे डेंसिटी हम बोलेंगे। ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? भौतिक राशियों के। ठीक है। लेकिन लेकिन क्या है यहाँ पर, ये जो भौतिक राशियां लिखी हैं ना, ये भी टू टाइप्स की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की। क्लियर। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। हम किसकी बात करेंगे? भौतिक राशियों के प्रकार की बात करेंगे। तो बताया क्या कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक राशि जो होती है वो होती है आपकी सदिश राशि। कौन सी होती है? सदिश राशि। और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है आपकी? अदिश राशि। ठीक है। कौन सी होती है? सदिश राशि और अदिश राशि। क्लियर। अब देखिए, सदिश राशि एक्चुअल में होती कौन सी है? देखिए जरा, सदिश राशि वो राशियां होती हैं जिसमें परिमाण भी होता है, जिसमें क्या, जिसमें परिमाण होता है और जिसमें दिशा होती है। वो राशियां क्या कहलाती हैं? वो राशियां कहलाती हैं आपकी सदिश राशियां। क्लियर। अदिश राशियों की बात करें तो अदिश राशियां कौन सी होंगी? ऐसी राशियां जिनमें परिमाण होगा लेकिन दिशा जो है वो नहीं होगी। तो ऐसी राशियां आपकी कौन सी राशियां कहलाएंगी? ऐसी राशियां
अदिश राशियां कहलाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन पढ़ लीजिए। वही डेफिनेशन है जो हमने यहाँ पर छोटी सी उसमें बताई हुई है आपको, छोटी सी जगह में। देखिए डेफिनेशन इतनी बड़ी लिखी हुई है, एक्चुअल मीन वही है। ठीक है, क्या है, क्या लिखा है कि सभी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सभी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। क्लियर? आइए इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। देखो ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि विस्थापन। विस्थापन एक्चुअल में क्या होता है, अभी इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, बल क्या होता है, संवेग क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये विस्थापन, वेग, बल, संवेग और बल आघूर्ण। ठीक है, देखिए ये आपसे पेपर के अंदर ना डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है कि सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। आपको दिया जाएगा विस्थापन किस प्रकार की राशि है, वेग किस प्रकार की राशि है, बल किस प्रकार की राशि है, संवेग किस प्रकार की राशि है, बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है। तो आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, इसलिए आपको डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स दोनों की दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, देखिए विस्थापन की अगर हम देखो, हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, एग्जाम्पल्स को आप दोबारा से रिपीट करिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो सदिश राशि के उदाहरण क्या होंगे, विस्थापन होगा, वेग होगा, बल होगा, संवेग होगा, बल आघूर्ण होगा। ठीक है, क्लियर? आइए अदिश राशि पर आ जाते हैं। देखिए अदिश राशि अभी आपको बताई थी, क्या है कि वे सभी राशियां जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। फिर से अगेन डेफिनेशंस जो हैं वो आपकी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आपको डेफिनेशंस जो हैं वो समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? तो आपने अदिश राशि का अदिश राशि को नोट कर लिया अपने नोटबुक में। क्या नोट किया कि वे सभी राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशि की डेफिनेशन क्या पड़ी कि ऐसी राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स भी आपने सदिश राशि के देखे। आइए एग्जाम्पल्स अब हम अदिश राशि के देखते हैं। अदिश राशि का एग्जाम्पल क्या है, देखिए दूरी है, द्रव्यमान है, चाल है, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब। क्लियर? ये किसके एग्जाम्पल हो गए, अदिश राशि के। फिर से अगेन एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको दोनों ही सदिश राशियों के एग्जाम्पल और अदिश राशियों के एग्जाम्पल्स बिल्कुल याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। क्लियर? तो आप फिर से अगेन रिपीट करेंगे, क्या रिपीट करेंगे कि अदिश राशियों के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब। अगेन दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब। ठीक है, ऐसे 2 से 3 बार रिपीट करिएगा, आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए हम मात्रकों की बात कर लेते हैं। तो मात्रक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक साइड हमने राशि लिखी हुई है और एक साइड उसके मात्रक लिखे हुए हैं, तो कुछ के आपको याद होंगे, कुछ के आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय, इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड। कार्य, इसका मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा, इसका मात्रक क्या होता है, जूल। विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ताप, इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन। तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। क्लियर?
कुछ और मात्रक हैं उनको देख लेते हैं। ये देखिए जरा, त्वरण इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल इसका न्यूटन, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट, चाल का मीटर प्रति सेकंड, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, प्रकाशीय दूरी का प्रकाश वर्ष। क्लियर। ये सारे के सारे जो मात्रक हैं वो आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे मात्रक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे इधर इधर भी हैं आपके पास ये मात्रक हैं, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये सारे के सारे मात्रक आपको याद होने चाहिए। क्लियर है। चलिए अब देखिए मात्रकों की कुछ पद्धतियां भी हैं। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां कौन सी होती हैं साथियों, मात्रकों की जो पद्धतियां हैं वो भी हम आपको डिस्कस कर देते हैं। देखिए जरा क्या है, एक तो आपकी क्या है MKS पद्धति, ठीक है, दूसरी FPS पद्धति, तीसरी है आपकी SI पद्धति। ठीक है, कौन सी है, एक MKS, एक FPS, एक है SI पद्धति। ठीक है, तो ये जो मात्रक लिखे हुए हैं ना, ये जो मात्रक आप देख रहे हैं ये जो है वो SI पद्धति के मात्रक है। क्लियर, किसके मात्रक हैं ये हैं SI पद्धति के मात्रक। ठीक है, यहाँ पर देखिए साथियों हम आपको जो है वो ये और इसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं। ठीक है, बाकी आपके लिए ये MKS और FPS पद्धति जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। SI पद्धति के जो मात्रक हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर है। तो देखिए MKS में M से होता है आपका मीटर, K से होता है किलोग्राम और S से होता है आपका सेकेंड। ठीक है, मीटर किसको डोनेट करता है, ये लेंथ की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है द्रव्यमान की, मॉस की यूनिट। और ये किसकी होती है, ये होती है आपकी टाइम की यूनिट। ठीक है, सिमिलर आप अगर बात करें किसकी, FPS की, FPS, तो F4 होता है फुट, P4 पाउंड, S4 सेकेंड। सिमिलर यहाँ फुट जो है वो किसकी यूनिट होती है, वो होती है लेंथ की। पाउंड किसकी यूनिट होती है, यहाँ होती है ये वेट की। ठीक है, किसकी होती है, वेट की या मॉस की। ठीक है, द्रव्यमान की। और सेकेंड किसकी यूनिट होती है, ये होती है टाइम की। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने अच्छे से नोट करी होंगी। ये सारे के सारे मात्रक आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, कि लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, समय का सेकेंड होगा, कार्य का जूल होगा, ऊर्जा का भी जूल होगा। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, ताप का केल्विन होगा, तीव्रता का कैंडेला होगा। और क्या बताया आपको, ये बताया कि त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, बल का न्यूटन होगा, दाब का पास्कल होगा, शक्ति का वाट होगा, चाल का मीटर प्रति सेकेंड होगा, प्रकाश तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होगा, प्रकाशीय दूरी का प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, ये हो गए आपके। चलिए आगे आ जाइए और अब हम गति की बात करते हैं। ठीक है, गति, गति होती क्या है। ठीक है, गति क्या होती है पहले ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु की स्थिति जब उसके वातावरण के सापेक्ष समय अनुसार बदलती है तब कहा जाता है कि ये जो वस्तु है वो गति की अवस्था में है। क्लियर, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु है। जब इस वस्तु में वातावरण के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलेगी, मतलब ये वस्तु यहाँ थी, अब ये वस्तु यहाँ आ गई, कुछ टाइम बाद ये वस्तु यहाँ आ गई, तो वस्तु क्या कर रही, लगातार अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है। तो कहा जाएगा ये जो वस्तु है वो किस में है, ये स्पीड की पोजीशन में है, मतलब ये किस में है, गति की अवस्था में है। क्लियर, क्या आ गया समझ में आपको। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें इन छोटे छोटे टर्म्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो हो सकता है मे बी आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए, तो जिस कारण आपको बताई जाती हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये एग्जाम्पल रहा, क्या है, सड़क पर दौड़ती हुई कार है, बस है, ठीक है। देखिए कैसे ये कार है, जैसे सपोज ये कार है, तो ये कार जो है वो 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आ गई, फिर अगले 5 सेकेंड में सपोज यहाँ से यहाँ आ गई। तो ये क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी क्या कर रही है, पोजीशन को चेंज कर रही है। जब पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, ये कहा जाएगा कि जो कार है वो स्पीड में है, गति में है, ठीक है। चलिए देखिए जरा विराम अवस्था की बात कर लेते हैं। गति के जस्ट अपोजिट विराम अवस्था होगा। क्या कहा जाएगा इसमें, कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तो कहा जाता है वस्तु विराम अवस्था में है। क्लियर है? क्या बोला हमने आपसे, दोबारा से सुनिएगा। बोला आपसे कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है, तो कहा जाता है वस्तु विराम अवस्था में। क्लियर? एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे कि सड़क है, कोई परिवर्तन होता है, जहाँ है आज भी जहाँ है, 10 सेकेंड बाद भी वहीं होगी, 1 घंटे बाद भी वहीं होगी, 4 घंटे बाद भी वही होगी। मतलब सड़क ने अपनी पोजीशन समय के सापेक्ष में नहीं बदली, तो सड़क क्या हो गई, विराम अवस्था में। जैसे कि वृक्ष आज यहाँ है, 1 घंटे बाद यहीं रहेगा, 6 घंटे बाद भी यहीं रहेगा, अगले दिन भी यहीं रहेगा। तो ये क्या होता है, वृक्ष समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, तो ये कहा जाता है कि जो वृक्ष है वो विराम अवस्था में। ठीक है। अब वो बात अलग है कि आप यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगा दो, फिर कहोगे वृक्ष विराम अवस्था में, गति की अवस्था में। तो जब उसको उखाड़ के दूसरी जगह ले जाने की, लगाने के लिए ले जाएगा, तब वृक्ष गति की अवस्था में होगा, उसको लगा देंगे फिर से विराम अवस्था में आ जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, गति क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है। क्लियर? चलिए तो फिर हम आगे की तरफ चल सकते हैं, और ये देखिए आगे अब हम दूरी की बात करते हैं। दूरी क्या होती है, देखिए दूरी होती है आपकी क्या, जैसे हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, डिस्टेंस जो होती है ना, वो आपकी स्पीड और टाइम का क्या होती है, गुणनफल होती है। क्या होती है, स्पीड और टाइम का क्या होती है, गुणनफल होती है। क्लियर? मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में मार्ग पर तय की गई दूरी, तय की गई जो लंबाई है, उसको क्या बोलते हैं, हम दूरी बोलते हैं। ठीक है। देखिए ये रही इसकी डेफिनेशन, क्या है कि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं दूरी क्या है, दूरी क्या है आपकी, चाल और समय का गुणनफल जो है वो दूरी कहलाता है। ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में किसी दूरी को तय करती, किसी लंबाई को तय करती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, दूरी। ठीक है। दूरी की बात करें तो दूरी एक अदिश राशि होती है, और इसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण इट मीन्स इसकी एक क्वांटिटी होती है, कि जैसे कि 25 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, 10 मीटर चले, 100 मीटर चले, ये जो है ना, इसके इसमें एक परिमाण होता है, लेकिन किस डायरेक्शन में जाएंगे ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है। आइए हम विस्थापन की बात करते हैं। देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है कि वस्तु की अंतिम स्थिति और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, वो कहलाती है आपकी वस्तु का विस्थापन। ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये एक व्यक्ति है राम, ठीक है। ये अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, ये इसका घर है, ठीक है। ये अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, ये चलना स्टार्ट किया, और ये यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां आकर रुक गया। ठीक है। तो सपोज वो 25 किलोमीटर चला, ठीक है, 25 किलोमीटर चला। क्लियर? तो अभी तो देखेंगे आप, तो वस्तु की जो डिस्टेंस है डी है वो भी 25 किलोमीटर है,
और अभी वस्तु का जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है, वो भी 25 किलोमीटर है। तो अभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ठीक है। लेकिन अब राम ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया अपने घर से, ठीक है। वो पहले सीधा गया, फिर नीचे की तरफ मुड़ा और यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये 25 चला, ये 10 चला, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस इट मीन्स टोटल दूरी की अगर हम बात करें, तो टोटल दूरी यहाँ पर 25 प्लस 10 इट मीन्स 35 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। दूरी तो कितनी होगी, 35। लेकिन अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं विस्थापन की। क्लियर, किसकी बात करते हैं हम, विस्थापन की बात करते हैं। तो विस्थापन कितना होगा, देखो विस्थापन ये होता है कि प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक कि जो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी उसका क्या, विस्थापन, ठीक है। आए समझ में कि डिस्टेंस और विस्थापन में फर्क क्या है। इस केस में तो डिस्टेंस और विस्थापन सेम था क्योंकि वो सिर्फ सीधा गया था, लेकिन वो अब जब नीचे की तरफ मुड़ गया, जब वो नीचे की तरफ मुड़ गया तो फिर इन दोनों की जो न्यूनतम दूरी है वो चेंज हो जाएगी। अब न्यूनतम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मेजर होगी, वो इस डायरेक्शन में मेजर होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस तो उसने 35 किलोमीटर चली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इट मीन्स 625 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा, 725, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया साथियों, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, आगे समझ में, ठीक है। तो उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे की तरफ बात करते हैं, और ये देखिए इसको इरेज कर दिया। अब देखिए ज़रा, ये जो विस्थापन होता है वो एक सदिश राशि होती है, क्योंकि देखिए जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ से अभी ये वाला एग्जांपल लिया था, तो देखो हमको डायरेक्शन मालूम चल रही है कि बस व्यक्ति जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। तो डायरेक्शन मालूम चल रही है, जब डायरेक्शन हमको मालूम चल जाए और परिमाण तो आपको मालूम चलेगा ही कि कितने किलोमीटर का, कितने मीटर का, कितने सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट आया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके पास परिमाण भी होगा और परिमाण के अलावा आपके पास दिशा भी होगी, ठीक है। तो विस्थापन कैसी राशि होगी साथियों, विस्थापन हो गई आपकी सदिश राशि। क्लियर, चलिए देखिए यहाँ पर अगर सदिश राशि है तो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, राइट। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए तो आगे देखें, हम आगे आ जाते हैं और अब हम आ जाते हैं चाल पे, ठीक है। चाल आप जानते हैं, चाल क्या होता है, चाल होता है आपका, चाल इट मीन्स स्पीड। याद रखिएगा स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। स्पीड में और वेलोसिटी में फर्क होता है, स्पीड जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर है। तो स्पीड होती क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्पीड होती है आपकी कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, राइट। क्या बोला हमने कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जो गतिशील है, लगातार चल रही है, वो एक फिक्स टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करेगी, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस को कवर करेगी, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगी आपकी चाल। इट मीन्स स्पीड, या आप बोल सकते हैं चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे का समय, ठीक है। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, आपकी चाल कहलाती है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक मीटर प्रति सेकेंड भी होता है और इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है, ठीक है।
क्या बोला यहाँ पे, मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक। मात्रक हमने क्या बताया आपको, मात्रक बताया आपको मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर मीटर और जो किलोमीटर, ये दोनों की दोनों जो यूनिट हैं वो यूनिट है आपकी डिस्टेंस की। किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। इट मीन्स ये जो दोनों की दोनों जो यूनिट्स हैं वो हैं आपकी दूरी की। और इधर ये जो सेकेंड और आर, ये दोनों की दोनों जो यूनिट हैं वो किसकी हैं, टाइम की। ठीक है, आए समझ में। तो जब भी चाल की बात आएगी तो चाल में आपको दो यूनिट मिलेंगी, एक यूनिट डिस्टेंस की होगी और एक यूनिट जो है वो टाइम की होगी। क्लियर है, आगे आपको समझ में। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इसके अलावा हम अब बात कर लेते हैं आपसे औसत चाल की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं औसत चाल की। क्लियर साथियों, अब देखिए जरा औसत चाल होती क्या है। औसत चाल, तो देखिए साथियों, औसत चाल जो है वो होती है आपकी कुल दूरी अपॉन में कुल समय। क्लियर, इट मीन्स हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है, चलिए तो ये चीज समझ में आ गई है। आइए आगे आ जाते हैं और ये देखिए हम बात करते हैं वेग की। ठीक है, आपको क्या बताया था, चाल और क्या, वेग, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों की जो राशियां हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, दोनों की जो क्वांटिटीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जब हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे किसकी, चाल की। तो चाल में यहाँ पर एक पॉइंट नहीं लिख पाया, लिख लीजिए। चाल जो होती है वो होती है आपकी आदिश राशि। ठीक है, चाल क्या होती है साथियों, चाल जो होती है वो होती है आपकी आदिश राशि। ठीक है, चाल कैसी राशि होती है साथियों, चाल होती है आपकी आदिश राशि। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, वेग की। ठीक है, तो चाल अदिश राशि है और जबकि वेग जो है ना साथियों, वेग आपका होता है क्या, वेग होता है आपका सदिश राशि। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं फिर आगे की बात करते हैं, लिखा हुआ भी है। डेफिनेशन क्या है कि एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे, उस वस्तु का क्या बोला जाता है, वेग बोला जाता है। ठीक है, जब हम क्या चाल की बात कर रहे थे, तो चाल में किसी भी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन था ही नहीं हमारे पास, किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते थे, वो चाल थी, वो आदेश राशि थी। जबकि वेग जो है ना साथियों वो क्या है आपका, एक फिक्स, जैसे ये है, ये कोई चीज़ है, वो इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है और कहाँ आ चुकी है, ये यहाँ आ चुकी। ठीक है, इस डायरेक्शन में विस्थापित होते हुए यहाँ आ गई, तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, तो इस वजह से जो जब डायरेक्शन फिक्स हो जाती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए स्पीड क्या होगी कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी वे में जा सकते हैं, आपका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। लेकिन जब डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर वो जो है वो आपकी जो स्पीड हो जाएगी, वो स्पीड फिर क्या बन जाएगी, वेग बन जाएगी। इट मीन्स वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, स्पीड। वेलोसिटी कब बन जाती है, जब स्पीड में क्या होता है, देखो ध्यान से देखिएगा, जो स्पीड है उसमें आप क्या ऐड कर दीजिए, उसमें आप डायरेक्शन ऐड कर दीजिए। ठीक है, इट मीन्स आपकी जो चाल है, चाल में आप दिशा जोड़ दीजिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेलोसिटी का। ठीक है, इट मीन्स आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेग। ठीक है, जैसे ही इसमें डायरेक्शन, देखो चाल में क्या होता है, चाल में केवल होता है आपका परिमाण, कि आप किस स्पीड से जा रहे हैं, 25 की, 30 की, 35 की, 40 की। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन किस डायरेक्शन में, जैसे ही आपकी दिशा निर्धारित हो जाएगी वैसे ही आप बन जा, ये क्या बन जाएगी, वैसे ही बन जाएगी वेलोसिटी। सो इट मीन्स यहाँ पर जो वेग है वो क्या है, सदिश राशि है और जो चाल है वो अदिश राशि है। क्लियर, चलिए
इसका ऐसा ही पद्धति, मात्रक तो वही बताया हमने, क्या बताया कि चाल और वेग सेम ही होता है, फर्क किसका होता है, डायरेक्शन का, जिस वजह से डायरेक्शन की वजह से जैसे ही चाल में डायरेक्शन ऐड होता है वो वेग बन जाता है, तो मात्रक भी दोनों का क्या क्या होगा, सेम होगा। मात्रक इसका मीटर प्रति सेकेंड भी होगा, और इसके अलावा इसका मात्रक एक और मात्रक होगा, वो कौन सा होगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों ही मात्रक आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए, तो वेग आपको उम्मीद है क्लियर हो गया। वेग के बाद अब हम त्वरण पे आ चुके हैं। ठीक है, जैसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर जो होती है उसको हम त्वरण बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या किसको त्वरण बोलते हैं साथियों, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं या त्वरण कहा जाता है। क्लियर है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्या होता है इसका मात्रक, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्लियर, आगे समझ में आपको। ठीक है, आइए आगे देखिए क्या होता है कि वेग जो है ना आपका, वो वेग आपका सॉरी त्वरण जो होता है, त्वरण तीन तरीके से हो सकता है। त्वरण आपका धनात्मक हो सकता है, त्वरण आपका ऋणात्मक हो सकता है, त्वरण आपका शून्य हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा त्वरण जो है ना साथियों, त्वरण आपका एक समान हो सकता है, त्वरण आपका असमान हो सकता है। क्लियर, अब सभी को बारी बारी से हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जब बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु है। ठीक है, ये मान लीजिए ये वस्तु है और इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। ठीक है, कितनी मान लीजिए, 25 किलोमीटर प्रति आवर। जो एक मिनट इसको ऐसा करते हैं, इरेज करके एक ब्लैंक पेज लेते हैं और उस पर समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम क्या समझ रहे हैं, हम त्वरण समझ रहे हैं। त्वरण में हमने आपको क्या बताया कि त्वरण आपका जो है वो धनात्मक हो सकता है, त्वरण आपका जो है वो ऋणात्मक हो सकता है, त्वरण आपका शून्य हो सकता है, त्वरण आपका समान हो सकता है, त्वरण आपका असमान हो सकता है। यही बताया था आपको, बताया नहीं बताया। ठीक है, इसकी कंडीशन आपको क्या बताई थी हमने। ठीक है, देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पे जरा देखिए, कि जब भी आपका कोई भी वस्तु है वो दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। 25 किलोमीटर से स्टार्ट हुई, वो फिर 50 पे पहुंच गई, 60 पे पहुंच गई, 70 पे पहुंच गई, मतलब लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो कहा जाता है कि जो त्वरण है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्लियर। अब जस्ट देखिए, थोड़ा सा और सोचिए कि अब आप जो है वो अगेन 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहे हैं। किस स्पीड से जा रहे हैं, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, और आपकी स्पीड यहाँ आते आते आपकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। फिर आगे जाते गए और आगे जाते गए आपकी अब जो वेलोसिटी है वो 15 हो गई या 10 हो गई, कुछ भी हो गई। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपकी डायरेक्शन तो सेम है। ठीक है, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, दिशा अपोजिट भी हो सकती है। देखो ऋणात्मकता से ये लेना देना नहीं है कि वस्तु अपोजिट में ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु का वेग लगातार घटता जाता है, पहले 25 से 20 हुआ, 20 से 15 हुआ। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में कहा जाएगा जो त्वरण है वो कैसा होगा साथियों, वो त्वरण होगा आपका ऋणात्मक। क्लियर, मतलब त्वरण ऋणात्मक होने का क्या मतलब है कि त्वरण त्वरण अगर ऋणात्मक है तो ये किस बात का इंडिकेशन है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो वस्तु जो गतिशील है, वस्तु जो एक निश्चित वेग में है, वो अब क्या हो रही है, धीरे धीरे करके रुक रही है। ठीक है, वस्तु क्या हो रही है, मंद हो रही है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब सपोज मान ली यही वस्तु है, फिर से अगेन वही 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम लेते हैं, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेते हैं, ये चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, क्या कर रही है, चलना स्टार्ट करती है। ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ गई।
ठीक है। अभी भी इसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। अब ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई, अभी भी इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मतलब एक समान वेग से चल रही है, ठीक है। कोई वस्तु है वो एक समान वेग से चल रही है, तो जब वो एक समान वेग से चल रही है तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में उसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर, आ गया। क्योंकि त्वरण होता क्या है, ध्यान से समझिए, त्वरण होता क्या है, देखो यहाँ पे पढ़िए। त्वरण होता क्या, त्वरण होता है जो आपका वेग है, वेग में परिवर्तन होगा। वेग में अगर कोई परिवर्तन नहीं तो जीरो। वेग में परिवर्तन किस बेस पे हो रहा है, रेगुलर स्पीड बढ़ रही है, रेगुलर स्पीड बढ़ रही है तो त्वरण धनात्मक, रेगुलर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो ऋणात्मक, और अगर स्पीड सेम है तो क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं और आगे देखिए, अब हम बात करते हैं दो त्वरण और बचे हमारे, एक बचा है हमारा एक समान त्वरण और एक बचा है हमारा क्या, असमान त्वरण, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक समान त्वरण क्या होगा, एक समान त्वरण ये होगा कि जो वस्तु है वो एक समान समय अंतराल में अपने वेग में परिवर्तन कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, एक समय अंतराल में, हर 5 सेकेंड में, हर 10 सेकेंड में, हर 20 सेकेंड में, 25 सेकेंड में, कोई भी एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो अपनी स्पीड को या अपनी वेलोसिटी, स्पीड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वेग क्या होता है, एक निश्चित डायरेक्शन होती है, तो वेग हम स्पीड को वेग नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि स्पीड क्या है, स्पीड में कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वेग में डायरेक्शन फिक्स होती है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। तो जो आपका वेग है वो वेग एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। मान लीजिए हर 5 सेकेंड में, जैसे ये कार है, वही फिर से अगेन 25 ही ले लेते हैं, है ना, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए फिर से अगेन हमने क्या किया, हमने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली, सॉरी वेलोसिटी वाली एक वस्तु ली, ठीक है। ये स्पीड ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, हर 5 सेकेंड, मान लीजिए हर 5 सेकेंड में इसकी जो स्पीड है वो यहाँ से हर 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आ गई, और इसकी स्पीड अब कितनी हो गई, मान लीजिए 28 हो गई, ठीक है। 28 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। कितनी इंक्रीजमेंट आया, 3 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीजमेंट आया। फिर से अगेन आप आगे बढ़े, आप यहाँ तक पहुँच गए, फिर 5 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद आपकी जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी कितनी हो गई, 31 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई, 31 किलोमीटर पर आवर, मतलब फिर से आपने कितना इंक्रीजमेंट कर दिया, 3 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक समान समय अंतराल में क्या हो रहा है, एक फिक्स जो वेग है, वेलोसिटी है, वो उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट भी हो सकता है, 25 से आपका 22 भी हो सकता है, फिर 22 से फिर 19 भी हो सकता है, 19 से आपका 16 भी हो सकता है। ये डिपेंड नहीं है कि वस्तु जो है वो उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। बात इतनी है कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक सर्टेन वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले 3 किलोमीटर आया, फिर 4 किलोमीटर आया, फिर 6 किलोमीटर आया, ये नहीं है, ठीक है। तो जब सेम चेंज आएगा, फिक्स टाइम ड्यूरेशन में एक फिक्स चेंज आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, समान त्वरण, ठीक है। असमान त्वरण की बात करते हैं, फिर से वही, मान लीजिए ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड में पहुंची, और इसने अपनी स्पीड जो है वो कितनी कर दी, स्पीड कर दी इसने 30 किलोमीटर। फिर ये यहाँ से फिर अगेन 5 सेकेंड में यहाँ पहुंची, और इसने अब अपनी स्पीड जो है वो कर दी कितनी, 32 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे गई, फिर इसने स्पीड, मान लीजिए इसने कर दी अपनी स्पीड कितनी, 37 किलोमीटर पर आवर, 37 नहीं 38 मान लीजिए, 38 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इस वेलोसिटी जो है ना वो समान समय में चेंज तो आ रहा है, वेलोसिटी में समान समय में चेंज तो आ रहा है, लेकिन जो चेंज है वो असमान है। पहले 5 बढ़ रही है, फिर 2 का इंक्रीजमेंट आ रहा है, फिर 6 का इंक्रीजमेंट आ रहा है, हो सकता है डिक्रीजमेंट आ जाए, ठीक है। तो एक फिक्स वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। जब फिक्स वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीजमेंट आएगा तब वो समान कहलाएगा, समान त्वरण कहलाएगा, और जब फिक्स वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं आएगा तो फिर आपका वो असमान त्वरण कहलाएगा। क्लियर है,
आगे दोनों की दोनों आपको समझ में, ये हमारा जो ये वाला जो एग्जांपल लिया था वो हमने एक समान त्वरण का लिया था, ये हमने एग्जांपल असमान त्वरण का लिया है। क्लियर। आइए आगे आ जाइए, अब हम वृत्तीय गति की बात कर लेते हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु जो है वो वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो कहा जाता है कि जो वस्तु है या वस्तु की जो गति है वो कैसी गति है, वृत्तीय गति है। ठीक है। देखिए जैसे ये वृत्त है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, वस्तु मान लीजिए ये व्यक्ति जो है वो इसके राउंड राउंड घूम रहा है। ठीक है, राउंड राउंड घूम रहा है। ठीक है, तो ये राउंड राउंड घूमने का जो प्रोसेस है, सर्कुलर मोशन इसके अंदर दिख रहा है आपको, तो ये क्या कहलाएगा आपका, लगातार ये गोल गोल घूमेगा, एक वृत्त के अंदर घूमेगा, तो ये कैसी गति होगी, ये वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत है नहीं, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, देखिए वृत्तीय गति को हम त्वरित गति भी बोलते हैं। ठीक है, वृत्तीय गति को हम त्वरित गति भी बोलते हैं, और त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। ठीक है, त्वरण की जो दिशा होगी वो किस ओर होगी, हमेशा त्वरण की ओर, उसके केंद्र की ओर होगी। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति के पिंड मान लीजिए, क्योंकि पिंड के अंदर जो है त्वरण वो होती है आपकी वृत्तीय गति होती है। वृत्तीय गति हालांकि किसी के अंदर भी हो सकती है, आप एक गोल ग्राउंड के अंदर दौड़िए तो आप वृत्तीय गति का ही पालन कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो आकाशीय पिंड है ना, जितने भी उपग्रह हैं, वो जो परिक्रमा करते हैं वो एक वृत्तीय गति के अंदर करते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, ऐसे 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 अपने अपना ही खुद का चक्कर लगाएंगे और सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ऐसे 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 घूमते रहेंगे, और बीच में सूरज रहेगा तो सूरज के भी चक्कर लगाएंगे, तो ये अपनी ऐसे ऐसे खुद भी घूमते रहेंगे, और ये जो है वो इसका सूरज का भी चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो उपग्रह होते हैं ना, पिंड जिसे हम बोलते हैं, पिंड भी बोल दीजिए, पिंड जितने भी आकाशीय जो पिंड हैं वो अगर परिक्रमा करते हैं तो वृत्तीय पथ में परिक्रमा परिक्रमा करते हैं, और उपग्रह जो हैं वो भी कैसा वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है, उपग्रह कैसी गति करते हैं साथियों, उपग्रह वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है, और वृत्तीय गति को चूंकि क्या क्या बोला जाता है, वृत्तीय गति को त्वरित गति भी बोला जाता है, जिस कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि जो उपग्रह हैं वो त्वरित गति करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर डबल स्टार लगाकर लिख लीजिएगा। क्लियर है, तो आगे की तरफ चल सकते हैं अपन, है ना। देखिए, आइए अब हम संवेग की बात करते हैं। छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी डेफिनेशन है, क्या है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है वो एक सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये बना कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, संवेग होगा क्या, मोमेंटम क्या होता है, संवेग बोल लीजिए, मोमेंटम बोल लीजिए। ठीक है, संवेग क्या होता है, संवेग इक्वल टू होता है आपका द्रव्यमान, इट मीन्स मास इनटू वेग। ठीक है, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान की आपने मात्रक क्या पढ़ा है, अभी आपको पढ़ाया था सेकंड स्लाइड के अंदर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम होता है। ठीक है, इसके अलावा वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये संवेग का मात्रक हो गया। क्लियर है, इसके अलावा इसकी विमाएँ जो हैं वो अपने रेलवे के अंदर पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा विमा वगैरह जानने की ज़रूरत है नहीं, तो फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लीजिए। ठीक है, तो संवेग में आपकी ये दो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। संवेग से रिलेटेड चार ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शन इस बेस पे दिए होते हैं, ये लिखा हुआ है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू चाल, ऐसे करके लिखे होते हैं। चार ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, आगे समझ में, तो दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, क्या बोला हमने कि संवेग क्या होगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, वस्तु का संवेग बोलेंगे। संवेग होगा क्या, संवेग एक सदिश राशि होगा, संवेग का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड।
कैसे होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, वो ऐसे होता है, हमने यहाँ पर जो है वो प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्रूफ किस बेस पे किया, ये प्रूफ हमने किया डेफिनेशन के बेस पे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, आगे की तरफ आ जाइए और अब देखिए हम संवेग संरक्षण की बात करते हैं। तो संवेग संरक्षण जो होता है ना, संवेग संरक्षण का जो नियम होता है उसमें ये कहा जाता है कि जो अणु है, जो अणु है या जो कोई वस्तु है, निकाय है, समूह है, उसमें टक्कर के पूर्व का जो संवेग होगा, संवेग तो आप जानते हैं द्रव्यमान इंटू वेग, तो जो पहला आपका इनिशियल संवेग होगा वो इक्वल होगा किसके, फाइनल संवेग के। ठीक है, टक्कर के बाद के संवेग के। देखिए जरा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल, ठीक है, गलत लिख गया ये, वाह बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो है वो नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। ठीक है, मतलब कोई भी कण है, अणु है, या कोई भी, ये जो एक पिंड है, ये पिंड है, ठीक है, पिंड मान लीजिए, कण मान लीजिए, क्लियर, इस पे बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, ना इधर से ना इधर से, कहीं से भी जो है फोर्स नहीं लग रहा। तो जब फोर्स नहीं लगेगा तो चीज, जो अणु है वो, कण जो है वो क्या रहेगा, एक स्टेबल पोजीशन में रहेगा। तो इस वजह से क्या कहा जाएगा कि जो संवेग है वो क्या हो जाएगा, उसका नियत हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा। इट मीन्स ये देखिए, ये एक छोटा सा पॉइंट है कि टक्कर के पूर्व का कुल संवेग और टक्कर के पश्चात का जो कुल संवेग है वो क्या कहलाएगा, वो आपका संवेग संरक्षण का नियम होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्लियर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला। तो दोबारा से हम क्या पढ़े, दोबारा से आप सुनिए क्या बोला हमने, कि यदि जो कण है, कोई भी कण है या निकाय है या समूह है, जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगता है, जब तक उस पर क्या बोला, जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगता है, तब तक निकाय का जो कुल संवेग है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा या फिक्स रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा एक पॉइंट क्या है कि टक्कर से पूर्व का जो कुल संवेग है वो बराबर होगा टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के। क्लियर है, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आइए आगे आ जाते हैं, हम कोणीय वेग की बात कर लेते हैं। देखो कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो मात्रक है, जितनी भी आप चीज़ें पढ़ेंगे, जितनी भी आप डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, उनके जो मात्रक हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप उन मात्रकों को याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो इसका भी मात्रक, कोणीय वेग का मात्रक क्या होगा, कोणीय वेग का जो मात्रक होगा वो रेडियन प्रति सेकेंड होगा। क्लियर है, क्या होगा इसका मात्रक, रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, हम बल की बात करते हैं। बल क्या होता है, देखिए, बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो या तो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, क्या करता है, परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। क्लियर, जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इस पर यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति इसमें धक्का लगा रहा है। ठीक है, धक्का लगा रहा है, तो धक्का लगाने का मतलब ये क्या कर रहा है, इसमें धक्का लगा रहा है तो मतलब इसकी जो स्थिति, इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, अगर ये व्यक्ति है, ये कोई वस्तु रखी हुई है, इसमें ये धक्का मार रहा है यहाँ से, ठीक है, ये धक्का मार रहा है, तो धक्का मार के क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसकी पोजीशन को, जो इसकी पोजीशन है उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो सकती है, पोजीशन हो सकता है इसकी चेंज हो सकती है, पोजीशन जो है वो हो सकता है चेंज हो सकती है, हो सकता है चेंज नहीं हो सकती है ना। दो ही कंडीशन हो सकती हैं, अगर आप किसी वस्तु को धक्का मारेंगे तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो वस्तु जो है वो अपने स्थान से हट जाएगी या फिर वो अपने स्थान पर बनी रहेगी। ठीक है, दो ही केस हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी वस्तु पर या किसी निकाय पर या किसी कण पर क्या लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, तो जो धक्का लगाना होता है वही आपका क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है,
ये जो धक्का है ना, ये धक्का ही आपका क्या है, बल है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, बल जो है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि एक आप फिक्स डायरेक्शन में बल लगाएंगे। अगर ये वस्तु यहाँ रखी है तो बल इस डायरेक्शन में लगेगा या इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्लियर। या बल इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर। जैसे कि एक कुली है, कुली अपने सिर पर सूटकेस रख के चलता है। ये कुली है, मान लीजिए एक कुली है। ठीक है, ये कुली है, ये अपने सिर पर एक सूटकेस रख के जा रहा है। ठीक है, सूटकेस रख के जा रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में बल लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री पर हो जाएगा, क्लियर। तो बल तीन चार तरीके से लग सकता है, या तो वो बल जो है वो 90 डिग्री से लेस हो सकता है, या बल आपका 90 डिग्री से मोर हो सकता है, या फिर आपका बल जो है वो 90 डिग्री ही हो सकता है। ठीक है, बल क्या होगा, सदिश राशि, क्योंकि आपको डायरेक्शन मालूम होगी। ठीक है, बल की दिशा में खींची गई रेखा को बल की क्रिया रेखा कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखिए जरा, क्या है कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का योग परिणामी बल कहलाता है। ठीक है, जैसे एक बल आपका मान लीजिए F1 लग रहा है, एक बल आपका F2 लग रहा है। इन दोनों को जब ये इन दोनों का जो योग होगा वो आपका परिणामी बल कहलाएगा। सपोज मानिए, देखिए ये एक वस्तु है। ठीक है, यहाँ से दो व्यक्ति, एक ये व्यक्ति एक ये व्यक्ति, दोनों के दोनों इस पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ये जो बल है वो 10 न्यूटन का लगा रहा है और ये बल जो है वो 5 न्यूटन का लगा रहा है। ठीक है, तो इसका जो परिणामी परिणामी बल होगा, परिणामी बल जो होगा वो क्या होगा, वो होगा F1 प्लस का F2। इट मीन्स 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। सो आंसर विल बी द 15 न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो परिणामी बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। ठीक है, आया समझ में उसने क्या बोला आपसे, क्लियर। चलिए अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक कार्यरत बलों का परिणामी शून्य हो तो वस्तु संतुलन की अवस्था में कही जाएगी। ठीक है, मतलब आपने तो कितना भी धक्का लगाया लेकिन उसकी पोजीशन क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। ठीक है, किसी ने जैसे आप दीवार को धक्का मारेंगे। ठीक है, आपने दीवार को धक्का मारा, धक्का लगाया, धक्का लगने पर दीवार हटी नहीं हटी। ठीक है, दीवार हिली नहीं हिली। ठीक है, तो जब दीवार नहीं हिलेगी तो उस कंडीशन में आपका जो बल परिणामी बल है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो परिणाम मतलब इसका मतलब क्या है कि वो जो वस्तु है वो किस अवस्था में, संतुलन संतुलन में। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा मान लीजिए एक व्यक्ति इस साइड से धक्का लगा रहा है, एक व्यक्ति इस साइड से, इस साइड वाला व्यक्ति 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, इस वाला व्यक्ति 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। ये इस तरफ लगा रहा है और ये इस साइड लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट लगा रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या फिर मान लीजिए ये एक रस्सी है। ठीक है, ये रस्सी है, इसको लोग यहाँ से खींच रहे हैं, कुछ लोग इसको यहाँ से खींच रहे हैं, ये लोग इस ओर खींच रहे हैं और ये लोग इस ओर खींच रहे हैं, राइट। अब ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ये दूसरे आप दूसरे, तो ये रस्सी खींचेगी क्या, नहीं खींचेगी। मतलब यहाँ पर जो भी चीज होगी वो जो रस्सी है वो किस पोजीशन में होगी, संतुलन की अवस्था में होगी, क्लियर। या फिर एक एग्जांपल ये है कि आप क्या करिए, एक ही दीवार को धक्का मारी, दीवार हिलेगी क्या, दीवार नहीं हिलेगी, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्लियर। एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर। तो आगे आपको समझ में, तो ये चीज़ आपने नोट कर ली। आगे आ जाइए, ये देखिए हम जड़त्व की बात कर लेते हैं। जड़त्व क्या होता है कि किसी भी वस्तु का वो वह गुण होता है जिस कारण वस्तु जो है वह अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, क्या होता है, क्या बोला हमने, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जिस कारण वस्तु अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे कि आप किसी बस, आप मान लीजिए आप घोड़े के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, आप क्या मान लीजिए, आप एक घोड़े के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, घोड़ा मत मानिए, घोड़ा बनेगा नहीं, है ना। तो आप जो है बस मान लीजिए, ये बस है। ठीक है, ये बस है, इसमें आप जो है वो बैठे हैं।
ठीक है। अब बस ड्राइवर क्या करता है, आप बैठे हैं, बस खड़ी है, बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट करी और अचानक गियर डाल के बस का एक्सीलेटर लिया, तो जब बस क्या आगे की तरफ बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है वो क्या संतुलन की अवस्था में थे। लेकिन बस आगे की तरफ बढ़ी तो एक बल क्या करेगा, अगर एक बल इस साइड लगा तो एक बल इस साइड लगेगा। तो क्या किया, आप पे एक बल लगा, तो आप जो थे, आपकी जो बॉडी थी उसने विरोध किया किसका, अपनी अवस्था का, अपनी अवस्था की परिवर्तन का, जिस कारण वो आप क्या गए, पीछे की तरफ गए। ठीक है। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। क्लियर है? चलिए देखिए, तो ये हमारे आज के कुछ चीज़ें थी। क्लियर है? बाकी जड़त्व के नियम के बारे में आपको और अच्छा समझना है तो फिर हम जब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे ना, न्यूटन का नियम, ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना, वो पूरा का पूरा जड़त्व के सिद्धांत पर आधारित है। तो उसको हम पढ़ेंगे और उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देखेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको आज का जो सेशन है हमारा एमपी पटवारी की जो पहली क्लास है वो समझ में आई होगी, और उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।